नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लैनेट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही थी उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे बाध्य वर्गीकरण के बारे में। तो आपका बाध्य वर्गीकरण से संबंधित आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाली हैं। तो कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, उन सभी पर आज हम आपसे इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, और जो विद्यार्थी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे क्या है कि आगे की हमारी जितनी भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, आपका एक बीपीएससी की तरफ से गुड न्यूज आ चुकी है। गुड न्यूज जो है कि आपका एग्जाम डेट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। यानी कि आपका जो 9th-10th का एग्जाम होने वाला है वो आपका 16 मार्च को एग्जाम है। तो अब आपके पास, देखिए, हम आपकी तैयारी का टारगेट रखा था हमने 7 तारीख। तो अब आपके लिए यहाँ से लगभग 8 से 9 दिन का समय एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो देखिए, जो हमारा टारगेट था पहले से ही 7 तारीख को लेकर के, तो हम उसी समय पर आपकी सारी की सारी क्लासेस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, आपके लिए जो एक्स्ट्रा समय बचा हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन। तो इस समय में हम आपका रिवीजन करेंगे। और आपके जो मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर, आपका जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है उसके अलावा भी कुछ बताइएगा। देखिए, हम आपका 7 तारीख तक जो हमने आपको स्ट्रेटजी वीडियो बताया था, जिसमें हम आपके लिए जितनी भी टॉपिकों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, 7 तारीख तक हम उन सभी टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। अब देखिए, आपका जो समय हमें मिला हुआ है एक्स्ट्रा 8 से 9 दिन का, उसमें हम क्या करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। प्लस आपके लिए जो एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण और भी फैक्ट बन सकते हैं और भी टॉपिक आपके बन सकते हैं, उनको हम इन एक्स्ट्रा डेज में तैयार करने वाले हैं। तो अब आपके लिए ये भी नहीं है कि अब आपका जो और भी चीज़ें रहने वाली हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट आपका यहाँ से और भी अच्छे से तैयारी हम करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से क्लासेस को एंजॉय कीजिएगा और इसे अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारी जो थ्योरी वाली क्लासेस चल रही हैं ये आपकी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड के यहाँ पर चल रही है। किस प्रकार का पैटर्न बना था, देखिए, आपका महत्वपूर्ण 1000 एमसीक्यू के क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हमने अभी क्या किया है, 90+ क्वेश्चनों को हम पर डे आपके लिए करवा रहे हैं। जिससे क्या है कि हम आपका 1000 के साथ साथ एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चन हम आपके एग्जाम से पहले पहले आपको कवर करवा देंगे। तो ये हमारी यूट्यूब पर 2 क्लासेस चल रही हैं आपके बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, एमसीक्यू की और आपकी थ्योरी की। तो आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी अच्छे से दोनों क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। अब आगे हम बात करने वाले हैं आज आपसे बाध्य वर्गीकरण के बारे में। देखिए, बाध्य वर्गीकरण आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है और अच्छे से आपको जितने भी क्वेश्चन आए उनको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बाध्य वर्गीकरण के बारे में। तो बाध्य आपके जनरली 4 प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बाध्य मिलते हैं। इन्हें आपका चतुर्विध बाध्य वर्गीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? चतुर्थ विध बाध्य वर्गीकरण। क्या बोला जाता है आपका? चतुर्विध बाध्य वर्गीकरण। देखिए, आपका जो चतुर्विध बाध्य वर्गीकरण मिलता है, ये आपका सारंगदेव जी ने और आपके भरत जी के अनुसार ये आपके वाद्यों के 4 प्रकार हमें मिलती है। तो यहाँ से ये निकल के आता है, भरत जी ने अपने नाट्यशास्त्र में बोला है चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण का, और सारंगदेव जी ने बोला है। और अन्य जितने भी ग्रंथकार हैं आपके, काफ़ी सारे ग्रंथकार हैं जिन्होंने आपके इन वाद्यों का समर्थन किया है। तो हम आपसे इन चारों वाद्य वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, आपका जो संगीत मकरंद है, संगीत मकरंद में नारद जी ने 5 प्रकार के वाद्य बताए हैं। 5 प्रकार के आपके वाद्य बताए हैं। तो यहाँ से ये भी आपका बन सकता है, नारद जी के अनुसार कितने वाद्य हैं। तो नारद जी के अनुसार आपके वाद्यों के 5 प्रकार बताए हैं। देखिए, उनमें से आपका कौन कौन से रहने वाले हैं ये भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। नखज, चरमज, वायुज, लोहज, आपका शरीरज। ये आपके 5 प्रकार के वाद्यों का वर्गीकरण किसने बताया है? संगीत मकरंद में नारद जी के अनुसार। अब देखिए, नारद जी ने इन्हें क्या बोला है? पंच महावादानी। क्या बोला है इन्हें? पंच महावादानी। तो ये आपका पंच महावादानी
नारद जी के अनुसार वाद्यों का वर्गीकरण उन्होंने बताया है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, क्वेश्चन आपका जो आपका चतुर्वेद वाद्य वर्गीकरण है यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, जो कि आपका सारंगदेव जी और भरत जी के अनुसार ये आपका रहने वाला है। तो ये भी आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अब देखिए आगे इसमें हम बात करने वाले हैं आपके वर्गीकरण के बारे में। तो जो सबसे पहले आपका जो वर्गीकरण था प्राचीन समय में आपका दो प्रकार का था, स्वर और लय, यानी कि दो ही प्रकार के आपके वाद्य मिलते थे, स्वर वाद्य और लय वाद्य। जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया इन दो वाद्यों से बढ़ करके आपके चार वाद्य बने। अब देखिए जो स्वर वाद्य थे आपके, इन्हें आपका स्वर वाद्यों पर धुनें और राग बजाई जाती थी। जो आपके लय वाद्य थे इन पर ताल का ठेका या फिर लय दी जाती थी। तो आपके दो प्रकार के प्राचीन समय में वाद्य थे, और जनरली आजकल आपका दक्षिण भारत में या फिर विदेशों में भी आपके यह दो ही प्रकार के वाद्य देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए आज के समय में आपका जो चार प्रकार का वाद्य वर्गीकरण है वो किस प्रकार से निकल के आता है। देखिए आपका जो स्वर वाद्य था उससे आपका तत्व और सुषिर वाद्य बनता है, और जो लय था इसमें आपका अवनद और गण वाद्य। तो जो आपकी अवनद और गण वाद्य है इनमें आपकी लय दी जाती है, लय का आपका ताल का ठेका दिया जाता है अवनद और गण वाद्य में। जो आपके तत्व वाद्य और सुषिर वाद्य हैं इसमें आपकी धुनें और राग बजाई जाती हैं। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है कि स्वर वाद्य में क्या होता है और आपका लय वाद्य में क्या क्या चीज़ें आपकी रहती हैं। अब देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका आगे मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो देखिए आपका जो तत्व वाद्य है, तत्व वाद्य को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, तत्व और वितत। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण का उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने इन चार वाद्यों के बारे में जानकारी दी है। कौन कौन सा? पहला है आपका तत्व वाद्य, दूसरा है आपका अवनद वाद्य, तीसरा है आपका सुषिर वाद्य, चौथा है आपका घन वाद्य। तो ये आपकी जनरली ये चारों के चारों प्रकार वाद्य के निकल के आती हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसका जो भरत जी ने बोला है, भरत जी के साथ साथ आपका सारंगदेव जी ने भी आपका यही चारों वाद्यों का वर्गीकरण बताया है। तो इन चारों वाद्यों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनके बारे में भी हम आपको आगे कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। देखिए आपके जो तत्व वाद्य हैं, तत्व वाद्य क्या होते हैं? जिन वाद्यों में तार के द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है, तार के द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? तत्व वाद्य। अवनद वाद्य क्या होता है? देखिए अवनद वाद्य आपका हाल के द्वारा इन पर आपकी स्वरों की उत्पत्ति की जाती है, यानी कि पीट करके या फिर चमड़े पर आघात करके आपके स्वर उत्पन्न किए जाते हैं अवनद वाद्य में। चमड़े पर आघात करके, चमड़े पर आघात करके आपकी स्वर उत्पन्न किए जाते हैं, ये आपकी अवनद वाद्य कहलाती हैं। सुषिर वाद्य क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? हवा के द्वारा, हवा के द्वारा स्वर उत्पन्न। ये आपके हवा के द्वारा जिन वाद्यों से स्वर की उत्पत्ति होती है आपकी सुषिर वाद्य की श्रेणी में आती है। आपका घन वाद्य क्या होता है? कि घन वाद्य जनरली आपके लोहे के होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं, यानी कि ठोस का ठोस पर प्रहार करके आपकी जिन वाद्यों से स्वर की उत्पत्ति होती है उसको हम आपका घन वाद्य कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये चार प्रकार के वाद्य हैं जिनसे आपके स्वरों की उत्पत्ति होती है। देखिए आगे इसमें अगर हम बात करते हैं तो आगे इसमें देखा जाए आपका जो फर्स्ट रहने वाला है वाद्यों का जो वर्गीकरण है उसमें तत्वाद्य, तत्वाद्य यानी कि तार के वाद्य, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके जो तत्वाद्य हैं ये किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आपके तत्वाद्य होते हैं। देखिए जिन वाद्यों में तात अथवा तार द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं वे आपके तत्वाद्य कहलाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए तत्वाद्य कौन कौन से आपका तानपुरा हुआ, सितार हुआ, सारंगी, वायलिन, ये इत्यादि आपके तत्वाद्य हैं। अब देखिए तत्वाद्य और भी होते हैं, आपका वीणा भी तत्वाद्य की श्रेणी में आता है, इसराज भी तत्वाद्य की श्रेणी में आता है, रावण हत्ता भी आपका एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एमपी टेट में आपका रावण हत्ता को लेकर के। रावण हत्ता जो आपका वाद्य है ये किस श्रेणी में आता है? तो ये आपका तत्वाद्य है या राजस्थान का लोक वाद्य है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, लेकिन आपका आगे मैं आपको बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो कहाँ से बनेगा। देखिए वीणा आपके तत्वाद्यों की जननी कहलाती है। आपकी वीणा क्या है? आपके तत्वाद्यों की जननी।
सबसे प्राचीन आपका तत्वाद्य, सबसे प्राचीन तत्वाद्य कौन सा है? तो आपका वीणा है। सबसे प्राचीन तत्वाद्य कौन सा है? तो आपका वीणा है। ये भी आपका पूछा जा सकता है, तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए आपका जो बीपीएससी में क्वेश्चन बनेगा तत्वाद्यों से, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, आप इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए उंगलियां, मिजराब और जबा से कौन कौन से वाद्य बजाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन बनेगा आपका गज या कमानी से कौन कौन से वाद्य बजते हैं, ये क्वेश्चन ये बनेगा। इन दोनों से आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। देखिए उंगलियां, मिजरा और जबा से आपके बजने वाले वाद्य कौन से हैं? सितार, वीणा, तानपुरा, सरोद। ये आपके जितने भी वाद्य हैं जो कि आपकी उंगली, मिजरा और जबा से बजने वाले हैं, इन वाद्यों को तत्वाद्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका तत्वाद्य। तो ये भी आपका यहाँ से पता होना चाहिए कि तत्वाद्य क्या होता है और वितत्वाद्य कौन कौन से होते हैं। तो जो आपकी उंगली, मिजरा और जबा से बजते हैं वे तत्वाद्य कहलाती हैं। जो आपके गज और कमानी से बजते हैं वे आपकी वितत्वाद्य कहलाती हैं। तो देखिए जो गज अथवा कमानी से बजाई जाती हैं वे आपकी वितत्वाद्य कहलाते हैं। अब जो वितत्वाद्य हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं? तो वेला, सारंगी और दिलरुबा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो गज और कमानी से बजते हैं वेला, सारंगी और दिलरुबा, यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बनने वाला है। तो इन्हें आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा कि तत्वाद्य आपके कौन कौन सी हैं जिन्हें उंगलियों से बजाया जाता है, और कौन कौन से तत्वाद्य हैं जिन्हें आपका गज और कमानी से बजाया जाता है। देखिए जो गज और कमानी से बजती हैं उनका एक और नाम मिलता है आपका बो। तो ये भी आपको कहीं कहीं पर मिलता है कि बो से बजाए जाने वाले वाद्य कौन कौन से हैं। तो जो गज कमानी है वही आपका बो कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए जो आपके तत्वाद्य हैं इनमें एक और क्वेश्चन आपका बनेगा वेरी इंपोर्टेंट, वो आपका बनने वाला है। नंबर 1, पर्दे वाले वाद्य कौन कौन सी हैं? वेरी इंपोर्टेंट, पर्दे वाले वाद्य, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। और आपका बनेगा दूसरा, बिना पर्दे वाले वाद्य। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ये आपको एक बार अच्छे से इनको भी याद कर लेना है कि पर्दे वाले वाद्य कौन कौन से हैं और आपके बिना पर्दे वाले वाद्य कौन कौन से हैं। वेरी इंपोर्टेंट। देखिए मैं आपको बता दूं जो पर्दे वाले वाद्य हैं वो आपके रहने वाले हैं सितार, इसराज, रुद्र, वीणा। कौन कौन से आपके? सितार, इसराज, रुद्र, वीणा, सरस्वती। हाँ, तो ये आपके पर्दे द्वारा, मतलब इनमें आपके पर्दे, ये पर्दे वाले वाद्य हैं। वेरी इंपोर्टेंट। और जो बिना पर्दे वाले वाद्य हैं वो कौन कौन से हैं आपके? सरोद, बेला। वेरी इंपोर्टेंट, आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है। सरोद, बेला, सारंगी, सरोद, बेला, सारंगी, विचित्र वीणा, तानपुरा, स्वर मंडल। तो ये आपके पर्दे वाले वाद्य हैं और आपके बिना पर्दे वाले वाद्य हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए तत्वाद्यों में आपका जो क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आपका यहाँ तक क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए मैं आपको सारी की सारी चीजें बीपीएससी के जो आपके टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड हुआ था उसकी बिहाफ पर लेकर के आया हूँ। एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। जो आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बना था उन सभी टॉपिकों को मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। देखिए आपका पर्दे वाले वाद्य, बिना पर्दे वाले वाद्यों से क्वेश्चन बना था, और आपका उंगलियां, मिजराब, गज, कमानी, इनसे किस प्रकार के वाद्य बजते हैं, कौन कौन से वाद्य बजते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना था। देखिए इतना आपको सिस्टमेटिक तरीके से पूरा का पूरा अरेंज करते हुए मैं आपको नोट्स लेकर के आया हूँ। आपको यह नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। देखिए प्रिंट आप इन नोट्स को करवा सकते हैं। आगे आने वाले आपके एग्जाम के लिहाज से भी आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प देखने के लिए मिलेगी। देखिए जो आपको प्रिंटेबल नोट्स मिल रहे हैं थ्योरी के और एमसीक्यू के, मैंने कहा हमने छोटा सा अमाउंट रखा है, तो उस अमाउंट को आप पे कीजिएगा और आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो देखिए उस अमाउंट में ही हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है कि आपको नोट्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा वहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो यहाँ तक आपका पूरा का पूरा रहने वाला है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सुसर वाद्यों के बारे में। देखिए इतना आपका सिस्टमेटिक और अरेंज तरीके से आपको कहीं पर भी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। तो आगे हम बात करने वाले हैं आपका सुसर वाद्य। जिन वाद्यों में स्वर उत्पत्ति वायु द्वारा होती है
वे आपके सुशिर वाद्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके सुशिर वाद्य। तो यहाँ से आपको एक बार देख लेना है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे आपसे जो सुशिर वाद्य हैं आपके हारमोनियम, शहनाई, क्लैरिनेट, बांसुरी, शंख आदि, ये आपके इस प्रकार के जो सुशिर वाद्य आपके रहने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपके सुशिर वाद्य रहने वाले हैं। हारमोनियम, शहनाई, क्लैरिनेट, बांसुरी, शंख इत्यादि, ये आपके सुशिर वाद्य हैं। अब देखिए आपको पता है कि सुशिर वाद्य में आपके स्वरों की उत्पत्ति वायु द्वारा होती है, यानी कि हवा के द्वारा आपके स्वर निकाले जाते हैं, वही आपके सुशिर वाद्य कहलाते हैं। देखिए जिनमें आपका पतली पट्टी अथवा रीढ़ द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं, हारमोनियम और शहनाई, यानी कि आपका जो पत्ती द्वारा रीढ़ द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं आपके हारमोनियम और शहनाई शहनाई में। अब देखिए छिद्रों द्वारा आपके स्वर उत्पन्न होते हैं बांसुरी, बिगुल और शंख में। तो यहाँ से ये भी आपका एक आपका जो सुशिर वाद्य उनमें अंदर कैटेगरी बनती है, लेकिन यहाँ पर जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन आपका बनता है तत्वाद्यों से। तत्वाद्यों की मैंने आपको 2 से 3 कैटेगरी बताई हैं, पर्दे वाले वाद्य, बिना पर्दे वाले वाद्य, गज, जवा, उंगलियां, मिजराब से बजने वाले वाद्य, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन बनता है वाद्यों से वो आपका बनता है प्राचीन वाले वाद्यों से। आजकल जो वाद्य प्रचलन में है वहां से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो आपके प्राचीन काल के वाद्य थे उनसे क्वेश्चन बनेगा, तो उनको भी मैं आपके लिए एक जगह एक साथ अरेंज कर दिया हूँ, तो वहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए आगे हम बात करेंगे जो अवनद्ध वाद्य है उसके बारे में। देखिए इन वाद्यों में आपके जो स्वर की उत्पत्ति चमड़े द्वारा होती है, यानी कि खाल पर आघात करके आपके स्वर निकाले जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? अवनद्ध वाद्य। देखिए तबला, पखावज, ढोलक, डमरू, नगाड़ा, भेरी आदि इस प्रकार के आपके रहने वाले हैं अवनद्ध वाद्य। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए इनका प्रयोग ताल देने के लिए होता है, क्योंकि इनमें केवल एक स्वर उत्पन्न होता है। तो आपके जो अवनद्ध वाद्य हैं इनसे आपकी ताल दी जाती है, आपकी लय दी जाती है। जो जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि आपके स्टार्टिंग में प्राचीन समय में 2 ही वाद्य थे, स्वर वाद्य और ताल वाद्य। तो ताल वाद्य कौन कौन से हुए? आपके अवनद्ध और घन। अवनद्ध और घन वाद्यों में आपके क्या दी जाती है? ताल दी जाती है। तो यहाँ से आपको ये चीजें पता होना चाहिए। अब देखिए इन वाद्यों में स्वर की अपेक्षा लय की प्रधानता रहती है। ये मुख्यतः गायन वादन की संगति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आपके जो अवनद्ध वाद्य हैं इन वाद्यों में आपके स्वर की अपेक्षा लय की प्रधानता रहती है। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके स्वर वाले वाद्य कौन कौन से? तत्वाद्य और आपका तत्वाद्य और आपका कौन सा हुआ? तत् के बाद आपका आता है सुशिर वाद्य। तत्वाद्य और आपका सुशिर वाद्य, इन वाद्यों में आपके स्वर की अपेक्षा स्वर की प्रधानता रहती है। और आपका जो घन वाद्य है और आपका आपका वनद वाद्य है, इनमें लय की प्रधानता रहती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट घन वाद्य। तो घन वाद्य कौन कौन सी हैं? देखिए इनमें किसी धातु अथवा लकड़ी द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो घन वाद्य होते हैं जनरली आपके लोहे के रहते हैं, यानी कि धातु के रहते हैं। तो धातु को बजा करके, यानी कि ठोस से ठोस को एक दूसरे पर प्रहार करके आपके स्वरों की उत्पन्न की जाती है आपके घन वाद्यों में, या फिर लकड़ी के द्वारा भी आपके यहाँ पर स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, इनमें आपका मजीरा, जहाज, करताल, जल तरंग, कांच तरंग, नल तरंग इत्यादि आपके घन वाद्य हैं। अब देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए आजकल जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एग्जाम को अगर आप उठा के देखेंगे तो प्राचीन काल में आपकी जो वाद्य वर्गीकरण था वहां से आपको क्वेश्चन बने। देखिए जो अब मैं वाद्य आपको लेकर के आया हूँ, अलग अलग किताबों से लेकर के आया हूँ और आपको मैंने अरेंज कर दिया है कि कौन से वाद्य सुचेरे हैं, कौन से अवनद्य, कौन से घन है। ठीक है, ये प्राचीन समय में आपका तत्वाद्य एक ही था वीणा,
आपके जितने भी आजकल तत्ववाद्य मिलते हैं वो आपके जनरली प्राचीन समय में नहीं थे। तो प्राचीन काल में आपका एक ही वाद्य था वीणा। तो तत्ववाद्यों के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे आपका सुषिर, अवनद और घनवाद्य के बारे में, क्योंकि यहाँ से का क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए आपके प्राचीन समय में सुषिर वाद्य कौन कौन से थे? तो वेणु, शंख, हरमुख, सुड़द, दोबक, नकुल, शिंग, बांकुर और नाड़ी, ये आपके प्राचीन काल के सुषिर वाद्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन एक पूछा जाएगा आपका प्राचीन काल के वाद्यों को लेकर के। देखिए प्राचीन काल के आपके अवनद वाद्य कौन से थे? प्राचीन काल, तो अवनद वाद्यों से संबंधित आपका क्वेश्चन बीपीएससी में बना था आपका धुंधुवी को लेकर के। बीपीएससी में आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अवनद वाद्य को लेकर के। तो आपको अच्छे से देख लेना है आपका भेरी धुंधुवी, भूमि धुंधुवी, नंदरीति, मृदंग, प्रवण, परह, अंबर, दादरी और डक्का। तो ये आपके प्राचीन काल के अवनद वाद्य, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए मैं आपके लिए पूरी की पूरा सिस्टमेटिक लेकर के आया हूँ, जहाँ जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है उन्हीं को मैं टच कर रहा हूँ। बाकी आपका एक्स्ट्रा कुछ भी आपको यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो हमारा टारगेट था 7 तारीख तक, हमने आपको टारगेट दिया था 7 तारीख से पहले पहले मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं उन सभी को मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो हमारा वही टारगेट रहने वाला है, 7 तारीख तक हम आपको कंप्लीट आपके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं उनको कवर करेंगे। अब देखिए 7 तारीख के बाद आपका समय बचेगा, उसमें हम क्या करने वाले हैं? रिवीजन। तो हम रिवीजन करेंगे और एक्स्ट्रा जितनी भी महत्वपूर्ण और चीज़ें बनती हैं उनको हम कवर करेंगे। स्पेशल हम 1 से 2 क्लास बिहार के लिए रखेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा स्टेट में आपका बिहार को ऐड कर लिया है, बिहार के लोक संगीत, बिहार के लोक गायक, लोक वाद्य। तो बिहार का जितना भी आपका संगीत रहने वाला है उस पर हम 1 से 2 क्लास लेंगे, तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन कुछ बनेंगे तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं घनवाद्य के बारे में। तो प्राचीन काल के घनवाद्य कौन कौन से थे? तलव, झंझरी, करताल, वास्तिक, झांझरी, पका। तो ये आपके घनवाद्य थे प्राचीन काल के। तो प्राचीन काल के आपके अवनद, सुषिर और घन, इन तीनों वाद्य वर्गीकरण से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। देखिए आपके पास नोट डाउन करने के लिए समय बहुत ही कम है, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर ये सारी की सारी आपको नोट्स मिल जाएंगे, पूरा का पूरा प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका वीणा। तो देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है वीणा को लेकर के कि किस वीणा में कितने तार हैं। जनरली आपका एक से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं आपको जितनी भी वीणा है, आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण वीणा है, देखिए वीणाएं बहुत हैं लेकिन जितनी भी महत्वपूर्ण वीणा है, जहाँ जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी वीणाओं को मैंने एक साथ एक जगह अरेंज कर दिया है। तो आपको पढ़ने की सहूलियत से और एग्जाम की सहूलियत से आप जब रिविजन करेंगे तो तुरंत आप रिविजन कर पाएंगे, आपको सारी की सारी चीज़ें एक जगह मिलेंगी, तो आपको पढ़ने में भी सहूलियत होगी। देखिए आपका वीणा कौन कौन सी है? देखिए आपका जो विपंची वीणा है इसमें 9 तार हैं। मध्य कोकला वीणा में आपके 21 तार हैं। मेहती वीणा में आपके 21 तार हैं। देखिए वीणाओं से संबंधित आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो तारों को लेकर ही बनती हैं कि आपकी क्वेश्चन बन जाएगा कि विपंची वीणा में कितने तार हैं, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। मध्य कोकला में 21 तार, मेहती वीणा में 21 तार, निशंक वीणा में आपके 22 तार, पिनाकी वीणा में आपके 2 या 3 तार, नकुली वीणा में 2 तार और रुद्र वीणा में आपके 7 तार। देखिए इस प्रकार से आपकी जो वीणा है उनमें तारों की संख्या रहने वाली है। और आपका तंजोड़ी वीणा है उसमें 24 तार, चित्रा वीणा में आपके 7 तार, किन्नरी वीणा में 2 तार, कच्छपी वीणा में 2 तार और आलापनी वीणा में आपके 3 तार। तो ये इस प्रकार से आपकी जो वीणा है इनके तारों की संख्या यहाँ पर रहने वाली है। तो सभी के सभी विद्यार्थी अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जो विद्यार्थी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हैं, इसके लिए कहने की जरूरत ना पड़े, और आप शेयर तो ऑटोमेटिक कर दिया करें, बिकॉज आपके और भी साथीगण हमसे जुड़ सकें और इन क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। देखिए आपके लिए जो मैं लेकर के आया हूँ, टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड का जितना भी पेपर था उसको मैंने एनालिसिस किया, उसके बेहाफ पर मैंने टॉपिक निकाले और उसके आधार पर आपको मैं ये क्लासेस लेकर के आया हूँ। इतना आप कहीं पर भी अगर पेड क्लास लेंगे तो आप इतना सिस्टमेटिक तरीके से और इतना डीप में जाकर के आपको कोई नहीं बताने वाला है, जो कि मैं आपके लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। देखिए हमारा जो मकसद रहता है वह ये रहता है कि हम आपके लिए बिल्कुल
नॉमिनल प्राइस में अधिक से अधिक चीज़ें देने की हमारा मकसद रहता है, जिससे जो भी आपके साथीगण हैं जिनके पास पैसों का अभाव रहता है तो वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो देखिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका। अब देखिए यहाँ तक आपका जो वाद्य वर्गीकरण था वो मैंने आपको बता दिया है, प्राचीन से लेकर के आज तक का। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा 2 से 3। अब देखिए आगे आपके जो वाद्य हैं उनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए मैंने देखा है अभी तक आपका जो बीपीएससी में क्वेश्चन बना है तबला, सितार और आपका तानपुरा। तो इन 3 वाद्यों से आपका क्वेश्चन बना है घुमा फिरा करके। तो इन 3 वाद्यों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तबला के बारे में कि आपका तबला किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तबला आपका किस प्रकार से रहता है, तबला का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्लीट हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप एंड तक बन रहिएगा। कि जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तबला के बारे में हम चर्चा करें तो देखिए जो तबला है आपका आपका आधुनिक काल में जो तबला है आपका, इसको बोला जाता है कि आपका जो मृदंग था उससे तबले की उत्पत्ति हुई है। यानी कि मृदंग को 2 भागों में आपका काट करके ही आपका तबले का निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लेना है कि तबले का आविष्कार किस प्रकार से हुआ है, मृदंग से। लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ बोला जाता है, बाकी इसकी कोई जानकारी ऐसी नहीं मिलती है कि यही ऑथेंटिक इसका प्रमाण रहने वाला है। अब देखिए तबला दोनों हाथों से बजाया जाता है और दोनों अलग अलग होते हैं। तबला आपके 2 रहते हैं, दायां तबला और बायां तबला। देखिए जो पहला दायां दायां है जिसे कुछ लोग दायां तबला कहते हैं, दूसरा बायां है उसे आपका बायां तबला या फिर डग्गा या डुग्गा बोला जाता है, डग्गा या फिर आपका डुग्गा बोला जाता है। तो देखिए तबला आपका इस प्रकार से रहने वाला है। अब यहाँ से तबले का आविष्कार कहाँ से हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, तो इसके बारे में ऐसा कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि तबले का आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया है, कुछ बोलते हैं कि अमीर खां जी ने किया है, जो खुसरो खां थे उन्होंने किया है। लेकिन देखिए जो इसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। लेकिन हमारे एग्जाम के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो एग्जाम के दृष्टिकोण से तबले का आविष्कार किसने किया है, तो तबले का आविष्कार किया है अमीर खुसरो जी ने किया है, आपका अमीर खुसरो ने। यहाँ से आपको क्या याद करना है, अमीर। तो ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है। जनरली आपका कहीं पर भी अमीर खुसरो कार्यक्रमों में कहीं पर भी तबले का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन विद्वान कहते हैं और एग्जाम भी आपका यही मानता है एग्जामिनर कि अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया है। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अब देखिए यहाँ से आपका जो आविष्कार के बारे में यहाँ पर देख लिया कि अमीर खुसरो को मानते हैं। अब देखिए कुछ अवधारणा ये भी बनती हैं कि तबले का आविष्कार जो है आपके जो तबला है, ये तबल जो एक तबल वाद्य है, तबल वाद्य, ये आपका फारस का वाद्य है, फारस का वाद्य है। इससे कुछ विद्वान मानते हैं कि जो फारस का तबल वाद्य है इससे तबले का आविष्कार हुआ है। लेकिन सभी की अलग अलग अवधारणा है, सभी के अलग अलग विचार हैं, सभी के अपने अपने विचार हैं, सभी ने अपने विचार पेश रख रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी तक के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि तबले का आविष्कार किसने किया है, तो अमीर खुसरो जी ने किया है, वेरी इंपोर्टेंट। और आपका जो तबला है ये मृदंग को काट करके आपके मृदंग को 2 भागों में बांट करके आपके तबले का आविष्कार किया है। ये आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बाकी आपका सब विद्वानों के विचार हैं। अब देखिए आगे हम बात करेंगे जो तबला है आपका इस प्रकार का तबला रहने वाला है, वेरी इंपोर्टेंट। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए तबला में आपका जो महत्वपूर्ण है वो आपका रहने वाला है 2 प्रकार का तबला, ठीक है। अब इसमें इसके जो क्वेश्चन बनते हैं इनके जो पार्ट कौन कौन से, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए आपका जो दायां तबला और बायां तबला है उसमें आपका देखिए सारे के सारे पार्ट लगभग सेम रहते हैं, कुछ 1-2 फेरबदल रहता है, उसको मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए आपका जो तबला है इसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी मैं यहाँ पर बता दूँ तो आपका जो यहाँ पर जो ब्लैक वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है, इसको आपका स्याही बोला जाता है, ब्लैक वाले भाग को स्याही बोला जाता है। अब देखिए ये आपका जो ऊपर वाला जो भाग है, जो पूरा ऊपर वाला भाग है यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, आप इसे ध्यान से देखेंगे, जो आपका चमड़े वाला वाद्य है जो भाग है
इसको आपका पूड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? पूड़ी। देखिए जो चमड़े वाला ऊपर का पूरा पूरा भाग है इसको पूड़ी बोला जाता है। अब देखिए पूड़ी में आपका 3 चीज़ें रहती हैं। पूड़ी में आपकी 3 चीज़ें रहती हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी रहती हैं? देखिए पहला रहता है आपका स्याही, आपका ये स्याही रहता है काला वाला भाग। एक आपको यहाँ पर ये व्हाइट वाला दिख रहा होगा, ये आपका रहता है लब। और जो कॉर्नर वाला है ये अलग सा एक अलग ही कलर आपको दिख रहा है, कॉर्नर वाला, इसे चांटी बोला जाता है। चांटी बोला जाता है। इसी को आपका किनार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? आपका किनार। तो ये तीनों भाग आपके स्याही, लब और चांटी, ये आपका पूड़ी का भाग है। किसका भाग है? इन तीनों के सम्मिलित रूप को आपका पूड़ी बोला जाता है। तो ये आपको एक चीज पता चल गई। अब देखिए आपको ये आपको दिखाई दे रही है मोटी सी आपकी चमड़े की बद्दी। इसको क्या बोला जाता है? जो मोटी चमड़े की है इसको आपको गजरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका गजरा। तो जो आपका गजरा है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी जानकारी आपके दोनों तबलों में रहने वाली है सेम। ठीक है, आपको जो ऊपर वाला ये भाग है इसको पूड़ी बोला जाता है। जो चमड़े वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है? पूड़ी। पूड़ी में आपका क्या रहता है? स्याही, आपका जो लब है और आपका चांटी है। देखिए जो आपका जो बायां तबला है इसमें लब को मैदान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लब को मैदान। और ये पूरा का पूरा भाग आपका तीनों का सम्मिलित रूप क्या रहने वाला है? पूड़ी। तो ये इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब देखिए आगे हम इसमें बात करेंगे। तो आपका ये आपका रहने वाला है। देखिए ये मोटा वाला भाग, ये आपका जो पूड़ी है उसको कसे बन रहता है, जो दोनों तबलों में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपका गजरा। इसको क्या बोला जाता है? आपका गजरा। क्या बोला जाता है? आपका गजरा। तो ये आपका जो गजरा है इसमें आपके 16 घर होते हैं। क्या होते हैं? 16 घर। 16 घर किस लिए होती हैं? जो आपकी बद्दी होती है, बद्दी को कसने के लिए गजरे में आपके 16 घर होते हैं। आप 16 छिद्र भी इनको कह सकते हैं। तो आपको बद्दी को कसने के लिए दोनों ही में आपके 16 घर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपकी जो आपको इस प्रकार की जो पट्टी दिखाई दे रही है इसको आपका बद्दी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आपका बद्दी। तो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है कि आपका बद्दी किसको बोला जाता है, गजरा किसको बोला जाता है, पूड़ी किसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपको चमड़े की पट्टी दिखाई दे रही है इसको क्या बोला जाता है? आपका बद्दी। ये क्या है? आपकी बद्दी। अब देखिए यहाँ पर आपको ये काठ वाला कुछ दिख रहा होगा, काठ वाला गट्टा सा। जो काठ वाले जो गट्टे हैं इनको क्या बोला जाता है? आपका गट्टा। जो काठ के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या बोला जाता है? आपका गट्टा। तो आपके गट्टों की संख्या कितनी रहती है? तबले में 8 गट्टे रहती हैं। कितने रहते हैं आपके? 8 गट्टे। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि तबले में गट्टों की संख्या कितनी रहती है? तो 8। अब देखिए यहाँ पर आपको जो नीचे दिखाई दे रही है ये आपको गोल, ये क्या है आपकी? ये आपकी गद्दी। क्या रहने वाली है आपकी यहाँ पर? यह गद्दी। तो ये इसे पेंदी भी बोला जाता है। पेंदी में आपको तबले को रोकने के लिए ये आपकी यहाँ पर रहती है गद्दी। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा तबले का पूरा यहाँ पर वर्णन होता है। देखिए दोनों में ही सारे के सारे पार्ट सेम रहते हैं। अब देखिए इसमें अंतर रहता है आपका जो ये अंदर वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है? लकड़ी। ये अंदर वाला भाग किसका होता है? आपका लकड़ी का। दाएं तबले में, दाएं तबले में आपका जो अंदर वाला भाग होता है क्या होता है? लकड़ी का। लेकिन जो आपका जो बायां तबला है इसमें अंदर वाला भाग किसका होता है? ये आपका धातु का होता है। किसका होता है? आपका। अब देखिए ये आपका अलग अलग हो सकता है। आपका पीतल का भी होता है, स्टील का भी होता है और आपका मिट्टी का भी होता है। ये आपका अलग अलग होता है, लेकिन आपका लकड़ी का नहीं होता है। तो ये आपको तबले के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए इसके जो पार्ट हैं इस पर हम डिटेल में आगे इसमें चर्चा करने वाले हैं, देखिए कंप्लीट, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका तबला था। अब आगे हम इसमें बात करेंगे आपका जो तबला है इसमें। देखिए जो तबले लकड़ी का बना होता है, अब लकड़ी कौन कौन सी यूज में ली जाती है ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए आपका जो तबला है इसमें आपका कटहल, आम, खैर, सागौन, विजयसाल की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है आपके दाएं तबले में। कौन से तबले में? आपके दाएं तबले में कटहल, आम, खैर, सागौन, आपका विजयसाल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो आपकी लकड़ी रहती है अंदर से खोखली होती है, वेरी इंपॉर्टेंट।
इसकी आकृति गोल, ऊपर से गोलाई लगभग 6 इंच की होती है और आपका नीचे से 9 इंच की होती है तथा आपका यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाली है। अब देखिए जो आपका तबला होता है, देखिए तबला जितना भारी होगा उतने उससे उतने ही अच्छे स्वर आपके निकाले जाएंगे। तो अगर आप कभी तबला लें तो भारी तबला लेना, यानी कि वजन वाला तबला लेना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और उससे स्वर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निकलेंगे। तो आगे हम बात करेंगे पूरी या फिर पूड़ी। जो मैंने आपको बताया था, जो ऊपर वाला भाग मैंने आपको बताया था कि आपका क्या रहता है, पूड़ी। क्या रहता है आपका, पूड़ी। अब पूड़ी में आपका क्या क्या होता है, स्याही, लव और चांटी। पूड़ी में क्या होता है आपका, स्याही, लव और चांटी। तो आपको पूड़ी वाला भाग होता है, देखिए लकड़ी के ऊपर मटे हुए भाग को पूड़ी कहते हैं। अतः चांटी, लव और स्याही, स्याही आपका जो खाल का संयुक्त नाम पूड़ी है। यह बकरे की खाल की बनी होती है। यह आपका जो बद्दी से कसी रहती है। तो देखिए आपका जो पूड़ी होता है, जो आपकी खाल यूज में ली जाती है, या बकरे की खाल का प्रयोग इसमें किया जाता है। और आपके पूड़ी में चांटी, लव और स्याही आपका संयुक्त रूप से आपका रहता है। कि आपका जो पूड़ी होता है इसमें खाल की, आपका जो खाल होता है, खाल की 2 परत होती हैं। कितनी परत होती हैं आपकी, 2 परत होती हैं। चमड़े की कहें आप, चमड़े की 2 परत रहती हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो पूड़ी होता है उसमें चमड़े की 2 परत रहती है। कितनी परत रहती है, 2 परत। तो अब आगे हम इसमें बात करेंगे गजरा के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि गजरा, देखिए पूड़ी के चारों ओर चमड़े की मोटी माला होती है जिसे गजरा कहते हैं। इसमें आपके 16 छिद्र होती हैं जो कि बद्दी से बंधे रहती हैं। तो आपको मैंने बताया था जो आपका जो मोटा वाला भाग होता है कुछ इस प्रकार का, आपका गजरा कहलाता है दोनों ही तबलों में। अब देखिए जो आपका चांटी रहता है, आपका स्याही रहता है और आपका लब रहता है। तो देखिए जो चांटी होता है, पूड़ी के चारों ओर किनारे की तरफ लगी हुई चमड़े की पूड़ी आपकी जो पूड़ी होती है उसे आपका चांटी बोला जाता है। किनारों वाले भाग को आपका क्या बोला जाता है, तो किनारे वाले भाग को आपका चांटी बोला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका चांटी को आपका किनार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, चांटी को आपका किनार भी बोलते हैं। देखिए जो दिल्ली बाज था आपका, दिल्ली बाज था आपका, ये आपका किनार का बाज था। इसे आपका किनार का बाज कहा जाता था। दिल्ली बाज को किनार का बाज कहा जाता था। किनार का बाज या फिर आपका चांटी का बाज कहते थे। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आपका दिल्ली जो बाज था, दिल्ली घराना था, उसको किनार का बाज या चांटी का बाज कहा जाता था। अब आगे आपका जो स्याही है, अब देखिए स्याही पूड़ी के बीचों बीच होती है। जो आपका काला वाला भाग मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर आपको, ये आपको जो काला वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या होता है, ये आपका चांटी होता है। क्या है आपका, सॉरी आपका स्याही है। क्या रहने वाला है आपका यह, ये आपका स्याही रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वो क्वेश्चन बनेगा आपका, देखिए जो आपका स्याही होता है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका, यह किसका आपका बना होता है। तो देखिए इसमें आपका लोह चूर्ण, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और क्या है आपका, नीले थोते का, नीला थोता होता है, नीला थोते का आपका लेप होता है। नीले थोते का, नीला थोता का में आपका लेप रहता है। तो यहाँ से आपका जो स्याही होता है, स्याही, इसमें आपका क्या होता है, लोह चूर्ण होता है और आपका नीला थोता का लेप इसमें लगाया जाता है। तो नीले थोते की और लोह चूर्ण से ही आपकी स्याही बनती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये आपका बनने वाला है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लब के बारे में। देखिए चांटी और स्याही के बीच में आपका जो सफ़ेद पट्टी मैंने आपको बताई थी वो आपकी लब लब रहती है। देखिए आपका स्याही होता है और आपका चांटी होता है, उससे 1 आपका इंच का यह रहता है आपका लब। इंच की लंबाई पर आपका 1 इंच की आपकी वहाँ पर मोटाई रहती है लब की। अब देखिए आगे हम इसमें बात करेंगे बद्दी के बारे में। अब इसमें हम देखने वाले हैं आपका बद्दी। देखिए गजरे के बीच से जाने वाली चमड़ी की लंबी पट्टी को बद्दी कहते हैं। बद्दी से पूरी कसी रहती है और गट्टों पर से होते हुए आपका ऊपर नीचे को आपके गजरे में फंसी रहती है। तो आपकी जो बद्दी रहती है ये आपका गजरे को लेकर के, और जो नीचे पेंदी में आपकी जो गुडरी रहती है उसको कसे रहती है आपकी बद्दी। बद्दी में ही आपके गट्टे रहते हैं। तो आपकी बद्दी किसकी रहती है, तो बद्दी आपकी चमड़े की रहती है। बद्दी किसकी रहती है,
चमड़े की। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे आपका गट्टा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, गट्टा को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, दाहिने तबले पर लगभग 3 इंच लंबी लकड़ी के 8 गोल गट्टे होते हैं। कितने गट्टे होते हैं? तो आपके 8 गोल गट्टे होते हैं आपके बाएं तबले में, सॉरी दाहिने तबले। गट्टा आपके दाहिने तबले में होते हैं, बाएं तबले में नहीं होते हैं, जिन्हें आपका गट्टा कहा जाता है। गट्टे बद्दी से आपके दबे रहते हैं। गट्टे नीचे खिसकाने से तबले का स्वर ऊपर होता है और ऊपर खिसकाने से तबले का स्वर नीचा होता है। तो आपके गट्टे के आधार पर ही आपके तबले को मिलाया जाता है। जो गट्टा होता है वो बद्दी की सहायता से आपका तबले को मिलाया जाता है। तो जब हम गट्टे के स्वरों को, सॉरी गट्टे को हम जब नीचा करेंगे तो स्वर आपके ऊंचे हो जाएंगे, और गट्टे को ऊंचा करेंगे तो स्वर आपके नीचे हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके जो तबला है उसको मिलाया जाता है। अब देखिए, आगे हम इसमें बात करेंगे गुडरी के बारे में। देखिए, तबले की पेंदी में चमड़े की गोल माला जिसके ऊपर नीचे से बद्दी गुजरती है आपकी गुडरी कहलाती है। गुडरी से एक बद्दी द्वारा कसी रहती है, दूसरी ओर आपके या आपकी जमीन पर टिकी रहती है। तो आपकी जो गुडरी होती है वो नीचे आपकी रहती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे जो आपका डग्गा या फिर बाया अंग रहने वाला है। अभी हम चर्चा कर रहे थे आपके दाएं तबले के बारे में, दाएं अंग के बारे में। अभी हम चर्चा करेंगे आपके बाएं तबले के बारे में, यानी कि जिसे डग्गा या फिर आपका डुग्गा भी बोला जाता है। इस प्रकार से आपका रहने वाला है आपका यहाँ पर बाया तबला। अब देखिए, बाएं तबले में हम देखें तो इसमें आपका पूड़ी होता है, इसमें आपका पूड़ी होता है। पूड़ी सेम वही रहता है आपका, ठीक है। इस देखिए, जिस प्रकार से दाहिने तबले में आपका पूड़ी कसी रहती है, उसी प्रकार से बाएं डग्गे में पूड़ी के मुंह पर पूड़ी कसी रहती है। मिट्टी, तांबे, लकड़ी की आपकी बनी रहती है। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए, आगे इसमें बात करेंगे पूड़ी। तो पूड़ी भी मैं आपको इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। अब देखिए, गोट। तो गोट क्या है आपका, स्याही क्या है, और आपका मैदान। ये आपका जो गोट है, पूड़ी के चारों ओर अंदर की तरफ लगी हुई पट्टी को गोट कहते हैं। देखिए, आपका जो आपका चांटी था बाएं तबले में, चांटी यानी कि आपका जो किनार था उसी को आपका गोट बोला जाता है बाएं तबले। क्या बोला जाता है आपका? गोट। स्याही आपका स्याही रहता है। देखिए, पूड़ी के ऊपर की ओर स्थिर चंद्राकार काली वस्तु को स्याही बोला जाता है। तो सेम आपके वही भाग रहने वाले हैं। अब देखिए, आपका जो अ, अन्य जितने भी भाग हैं आपके, वो सभी के सभी सेम रहने वाले हैं, तो मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा। आप उन्हें बाएं तबले में और दाएं तबले में सेम आपके रहने वाले हैं, तो आप उसे एक बार देख लीजिए। आगे हम बात करेंगे तबला के स्वर के बारे में। तो तबला के स्वर कौन कौन से रहने वाले हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तबले को सा, म और प तथा सा से मिलाया जाता है, यानी कि आपका मध्य सा, मध्यम और पंचम, और आपका तार सप्तक का सा। इन स्वरों से आपका मिलाया जाता है, तबले को स्वरों से मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर इन स्वरों से मिलाया जाता है। अब देखिए, स्वर का चुनाव राग के अनुसार होता है। जो हम स्वर से मिलाते हैं तो राग के अनुसार मिलाते हैं। अगर राग में पंचम वर्जित है, जैसे कि मालकोंस, तो तबला कभी भी पंचम से नहीं मिलाया जाएगा। तो तबला आपका कभी भी पंचम से नहीं मिलाया। जिस राग में आपका पंचम वर्जित होगा तो उस राग में हम पंचम से कभी भी तबले को नहीं मिलाएंगे। अब देखिए, जिसमें शुद्ध, मध्यम और पंचम दोनों वर्जित होंगे तो दाहिने तबले को हम सा से मिलाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये 4 आपके स्वर हैं। देखिए, जिन रागों में पंचम वर्जित होता है उनमें हम सामा से मिलाते हैं। अगर सामा वर्जित होगा तो हम प से या फिर तार सप्तक के साथ से मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हम तबले को मिलाते हैं, ठीक है। आगे हम इसमें बात करेंगे, बड़े मुंह का तबला नीचे स्वरों से मिलाया जाता है और आपका छोटे मुंह का तबला ऊंचे स्वरों से मिलाया जाता है। अब देखिए, आपका जो बड़े मुंह का तबला कौन सा होता है और छोटे मुंह का तबला कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो छोटे मुंह का तबला होता है वो होता है आपका दायां तबला, दायां तबला। तो यहाँ से दाएं तबले को आपका ऊंचे स्वरों से मिलाते हैं। जो आपका बड़े मुंह का तबला होता है वो होता है आपका बायां तबला। कौन सा होता है आपका? बायां तबला। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। बाएं तबले को हम नीचे स्वर से मिलाते हैं, दाएं तबले को हम ऊंचे स्वरों से मिलाते हैं। तो ये आपको एक बार अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, जो तबला है, तबले के आपके घरानों को 3 भागों में बांटा गया था। जनरली तबले के 6 घराने हैं। तबले के 6 घराने हैं। कितने घराने हैं? 6 घराने। 6 घराने कौन कौन से हैं आपका?
अजराना, दिल्ली अजराना, लखनऊ, फरुखाबाद, बनारस और पंजाब। देखिए आपका जो पश्चिम बाज है, जो आपका पश्चिम बाज है, इसमें आपका कौन कौन सा आता है, दिल्ली और अजराना। जो आपका पूर्वी बाज है, इसमें आपका लखनऊ, फरुखाबाद और बनारस आता है। देखिए जो तबले के घराने थे उन्हें बाज बोला जाता था, पश्चिम बाज, पूर्वी बाज। तो पश्चिम बाज में आपका दिल्ली अजराना आता है, पूर्वी बाज में आपका लखनऊ, फरुखाबाद और बनारस आता है। पंजाब एक स्वतंत्र आपका घराना था। तबले का सबसे प्राचीन घराना कौन सा था, तबले का सबसे प्राचीन घराना कौन सा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्राचीन घराना कौन सा था, प्राचीन घराना दिल्ली घराना था। तबले का सबसे प्राचीन घराना कौन सा था, तबले का सबसे प्राचीन आपका दिल्ली घराना था। वेरी इंपोर्टेंट, आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करेंगे। अब देखिए तबले के इस प्रकार से आपके रहने वाले हैं। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा तबले के बारे में और जान लेते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब देखिए तबले में और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि तबले में आपका एक तबले के बोल, यानी कि तबले के वर्ण कितने रहते हैं, ये आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है। तो तबला में आपके 10 वर्ण रहती हैं, ये आपको पता होना चाहिए तबला के वर्णों के बारे में। तबला के 10 वर्ण कौन कौन से हैं, देखिए तबला के 10 वर्णों को आपका 3 भागों में बांटा गया था। एक आपका बायां हाथ का, दूसरा आपका दायां हाथ का, तीसरा आपका दोनों हाथों से। जो आपके तबले के 10 वर्ण हैं उन्हें किस प्रकार से बजाया जाता है, ये भी आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। तो देखिए जो आपके दायां हाथ के जो जितने भी वर्ण थे उसमें आपके रहने वाले हैं ता, ती, ते, ते, आपका न, ये रहने वाले हैं आपके दाएं हाथ के। अब जो आपके दोनों हाथों के रहने वाले हैं ता, धेन, ये आपके दोनों हाथों के रहने वाले हैं। और जो बाएं हाथ के रहने वाले हैं आपके, देखिए बाएं हाथ के कौन कौन से रहने वाले हैं, ग, या फिर आपका कहें घ, ग या घ। दूसरा रहने वाला है आपका क, की, के, कथ। तो ये आपके सभी एक ही बोले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं आपकी तबला के कितने वर्ण थे, तो तबला के आपके 10 वर्ण थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है तबला के वर्णों को लेकर के। तबला के आपके लगभग 10 वर्ण थे, यही आपके आपके तबले पर बजाए जाते हैं। तो बाएं हाथ से आपके ग और घ बजाया जाता है, क, की, के, कथ बजाया जाता है। दाएं हाथ से आपका ता, ती, ते, टे या फिर न। टे की जगह पर आपका रे भी आ सकता है। ते की आपका जो ते है आपका ते रहेगा। ती है आपका ती, इस प्रकार से भी आ सकता है। तो आप कैसे भी आपको यह मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये वर्ण थे, वर्ण भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वाद्य रहने वाला है सितार। नेक्स्ट हमारा वाद्य है सितार। तो सितार के बारे में हम चर्चा करेंगे। सितार से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। देखिए कुछ लोग मानते हैं कि सितार का निर्माण अमीर खुसरो ने किया है। सितार का निर्माण किसने किया है, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सहतार नामक वाद्य से आपका सितार का निर्माण किया है। जो आपका सहतार वाद्य था, सहतार जो आपका वाद्य था, ये आपका 3 तार का वाद्य था। कितने तार का था, 3 तार का। तो यहाँ से सितार के वाद्य से बोला जाता है कि आपके जो सहतार था उससे ही आपके सितार का निर्माण हुआ है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सितार का आविष्कार किसने किया है। तो अमीर खुसरो जी ने सितार का आविष्कार किया है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। आगे हम बात करेंगे सितार में। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा सितार को और अच्छे से जान लेते हैं। ये आपका यहाँ पर सितार दिखाई दे रहा है। अब सितार में क्या क्या पार्ट रहते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। सितार में कितने तार होते हैं, कितने आपके तरफ के तार होती हैं, कितनी तरफ की खूंटियाँ होती हैं, कितने पर्दे होती हैं, ये क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर सितार रहने वाला है। अब देखिए सबसे पहले हम ऊपर से चर्चा करेंगे। आपके जो आपका सिरा या ग्रीवा कहलाता है, ऊपर वाला भाग। देखिए आपका जो ऊपर वाला भाग है इसमें आपका क्या रहता है, खूंटियाँ। आपके जो सितार के तार होते हैं उनको बांधने के लिए सबसे ऊपर आपकी रहती हैं खूंटियाँ। तो आपको ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या रहने वाली है, सितार की खूंटी।
तो देखिए आपको 1 2 3 4 5 ये 5 खूंटियाँ आप ऊपर दिखाई दे रही हैं, 2 खूंटियाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये 2 खूंटियाँ किस लिए हैं? ये आपकी चिकारी के तार को बांधने के लिए है। आगे मैं चर्चा करूंगा चितारी का तार क्या होता है, जोड़ी का तार क्या है, बांस का तार क्या है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपकी 7 खूंटियाँ हैं 7 तारों को बांधने के लिए। तो इस प्रकार से आपकी ऊपर क्या रहता है आपका खूंटियाँ। अब देखिए फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पर तुम्बा। तो देखिए ये आपका रहता है तुम्बा, नीचे वाला भाग जो आपका सितार होता है उसमें ऊपर नीचे आपका तुम्बा लगा रहता है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए तुम्बा कहाँ पर रहता है। अब देखिए इसमें आपका जो ये पूरा भाग होता है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसको आपका डंडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? आपका डंडी, या फिर इसे नेक भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका डंडी वाला भाग है। तो डंडी वाले भाग पर क्या क्या चीज़ें रहती हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको यहाँ पर यह छोटी छोटी सी खूंटियाँ दिखाई दे रही हैं, ये आपकी तरब की खूंटियाँ हैं। किसकी खूंटियाँ हैं आपकी? तो ये आपकी तरब की खूंटियाँ रहने वाली हैं। किसकी खूंटियाँ? तो ये आपकी तरब की खूंटियाँ हैं। तो तरब के तारों को बांधने के लिए यहाँ पर तरब की खूंटियाँ आपकी लगाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आपको यहाँ पर तरब की खूंटियाँ कितनी मिलेंगी? तो 11 कि 11 से लेकर के आपका 13 तरब के तार होते हैं सितार में। तो किसी किसी में आपको 13 मिलेंगे, किसी में 11 मिलेंगे। तो लगभग आपका यहीं पर इतनी ही तरब की खूंटियाँ आपकी रहती हैं। अब देखिए ऊपर वाले आपको जो इस प्रकार की जो पट्टी सी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये आपके क्या है? पर्दे। क्या है आपके? फ्रेट्स। इन्हें फ्रेट्स बोला जाता है, इन्हें पर्दे बोला जाता है, इन्हीं को आपका सारका भी बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? आपका सारका भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर रहने वाले हैं पर्दे, फ्रेट्स या फिर आपका सारका। अब देखिए आगे इसमें हम बात करेंगे, जो आपको यहाँ पर यह दिखाई दे रहा होगा ये आपके तार हैं। कितने तार हैं आपके? तार 7 तार। तो आपको यह वाइट वाइट से दिखाई दे रहा है, ये आपके तार हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर एक 2x4 का एक गट्टा सा दिखाई दे रहा होगा आपको व्हाइट कलर का, इसे आपको बोला जाता है जवारी। क्या बोला जाता है इसको? इसको आपका जवारी बोला जाता है। जवारी में और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, मन का किस प्रकार से होता है, उस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपके जवारी है। अब देखिए आपको जो ये दिखाई दे रहा है, यह आपका जो ये तबली होता है, ये तबली किसका बना होता है? तो आपका कद्दू का, लौकी का, ये आपका पूरा का पूरा बना होता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सितार यहाँ पर आपका रहने वाला है। आशा करता हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें जो भी आपके सितार के फैक्ट हैं तो आपको पता चल गए होंगे। इनके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। और देखिए जब हम विजुअल देख लेते हैं तो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं और जल्दी से याद हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको चित्र के साथ सारी की सारी चीज़ें समझाते हुए चल रहा हूँ। अब देखिए आगे हम इसमें बात करेंगे सितार के इतिहास के बारे में। देखिए आचार्य बृहस्पति जी सितार के बारे में क्या बोलते हैं कि आचार्य बृहस्पति जी के अनुसार सितार का जन्म मतंग की किन्नरी वीणा से हुआ है। किससे हुआ है? मतंग की किन्नरी वीणा से हुआ है। मतंग ने सबसे पहले वीणा पर पर्दे बांधने का काम किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वीणा पर पर्दे किसने बांधे थे? तो मतंग जी ने सबसे पहले वीणा पर पर्दे बांधने का काम किया था। आगे हम बात करेंगे ओंकार नाथ ठाकुर जी के बारे में। देखिए सितार सप्ततंत्री वीणा से उत्पन्न हुआ है, ये बोला है ओंकार नाथ ठाकुर जी ने। और कुछ लोगों का मानना है कि सितार का जन्म तंत्री वीणा से हुआ है, लेकिन हमें क्या मानना है कि सितार का जन्म अमीर खुसरो ने किया है। बस हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से यही चीज़ें महत्वपूर्ण है, बाकी आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। कि आपको आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए अलग अलग विद्वानों के क्या क्या मत हैं। अब देखिए सितार का प्रचार प्रसार करने में मशीद खां और रजा खां का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। तो जो मशीद खानी गत होती है, रजा खानी गत होती है, वह इनका ही देन है। तो मशीद खानी गत और रजा खानी गत इनका ही देन है। इन्होंने सितार का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था, तो इनका यहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान बनता है। तो देखिए आगे हम इसमें बात करेंगे आपका जो अदारंग है फिरोज खां। फिरोज खानी गत फिरोज खां के पिता खुसरो खां थे। ऐसा माना जाता है कि खुसरो खां ने भी सितार का आविष्कार किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मानने वाली हैं, लेकिन हमें क्या मानना है कि सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। बस ये सारी की सारी चीज़ें नॉलेज के लिए हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था
यूपीएससी में। अब ये मैं आपको स्पेशली लेकर के आया हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जनरली हर जगह नहीं मिलेंगी, हर कोई इसको इन चीज़ों को नहीं बताता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपका बीपीएससी के टीजीटी में। क्वेश्चन बना था आपका निखिल बनर्जी को लेकर के कि निखिल बनर्जी ने अपने सितार में कितने तारों का प्रयोग किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपका आगे और भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो जनरली सितार में कितने तार होते हैं, तो सितार में आपके 7 तार होते हैं। अधिक अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप शेयर जरूर कर दें। आपके लिए इतनी मेहनत के साथ इतना कंटेंट निकाल के मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ आपका बीपीएससी के एग्जाम के ओरिएंटेड, यानी कि एग्जाम में आपका जहाँ जैसे क्वेश्चन बना है उन सभी को मैं डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए आपके जनरली सितार में कितने तार होते हैं, तो सितार में आपके 7 तार होते हैं। इमदाद खान ने आपके 7 तार माने हैं, विलायत खान ने आपके 6 तार माने हैं। तो देखिए आपका निखिल बनर्जी का क्वेश्चन पूछ लिया गया था टीजीटी में कि निखिल बनर्जी के सितार में कितने तार थे, यानी कि इनके आधार पर सितार में कितने तार होते हैं, 8। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि विलायत खान के सितार में कितने तार थे, यानी कि विलायत खान ने अपने सितार में कितने तार माने, तो 6 तार। रविशंकर के 7 तार, बलराम पाठक के 7 तार। तो आपको याद क्या करना है, ये 2 चीजें याद करनी है। देखिए 7 तार तो लगभग सभी ने बताई है, लेकिन आपको जो अलग है वो याद करना है। विलायत खान के 6 तार और निखिल बनर्जी के 8 तार। तो ये क्वेश्चन आपका आगे बन सकता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से नोट डाउन उनको कर लेना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपका जितना भी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में क्वेश्चन बना है, जहाँ जहाँ से आपका क्वेश्चन बना है उन सभी टॉपिक को मैं डिटेल में करवाने वाला हूँ। अब तो आपके लिए एक और अच्छी बात है कि एग्जाम में समय आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, तो उसमें हम रिवीजन के साथ साथ एक्स्ट्रा और भी टॉपिक हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। अब हम बात करेंगे सितार के भाग के बारे में। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताते हुए चल रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनी है, जिससे आपको क्लियरिटी हो कि आपका क्वेश्चन कहाँ से बना है और कहाँ से आपका आ सकता है। देखिए सितार के भाग के बारे में हम बात करेंगे तो खूंटियों के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। जो आपकी खूंटियाँ थी ऊपर मैंने आपको बताई थी 7 तारों के लिए 7 खूंटियाँ आपकी लगाई गई हैं। देखिए 7 मुख्य तारों के लिए 7 मुख्य खूंटियाँ थी। कुछ लोग सितार में 8 खूंटियाँ लगाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था निखिल बनर्जी आपके 8 खूंटियों वाला तार था, तो 8 खूंटियाँ लगाएंगे। 8वीं खूंटी में चिकारी का तार आपका एक तार बांधने में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आपके कुछ विद्वान 6 भी मानते हैं, तो वे एक चिकारी के तार को घटा देती हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे तुम्बा। जो तुम्बा मैंने आपको बताया था नीचे वाला भाग, तो तुम्बा डांट के ऊपर या नीचे लगता है। कद्दू जैसा एक फल होता है जो कि अंदर से खोखला होता है। तो मैंने आपको बताया था तुम्बा आपका नीचे लगता है, कभी कभी ऊपर भी आपका लगता है, ये खोखला होता है। ठीक है। आगे हम बात करें तार गहन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। मेरू के ऊपर तारगन होता है जिसके अंदर से तार होकर खूंटियों में जाती है। तो मैं आपको बता दूं तारगन कहाँ पर होता है। देखिए जो आपका तारगन है यह मेरू के ऊपर होता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो आपका सितार है, आपका यह सितार है। अब देखिए इसमें आपका जो तारगन है कहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर आपको जो 2 वाइट वाइट से दिख रहा है, देखिए ये, देखिए ये। देखिए जो आपका जो नीचे वाला भाग है इसे आपका मेरू बोला जाता है, ऊपर वाला भाग है इसे आपका तार गहन बोला जाता है। तो ये आपकी तार गहन और मेरू है। जो आपका जो मेरू है इसके तार अंदर से होते हुए जाते हैं, सॉरी इसके ऊपर से तार जाते हैं, तार गहन के अंदर से तार जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरू क्या होता है और आपका तार गहन कहाँ पर होता है। देखिए आपका जो तार गहन है मेरू के ऊपर होता है जिसके अंदर से तार खूंटियों तक जाते हैं। तार गहन के अंदर से तार जाती हैं और मेरू के ऊपर से तार जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको जो मेरू अटी पचीसा इसी को बोला जाता है, ये तार गहन के नीचे होता है, जिसके ऊपर से तार आपके तार गहन में जाते हुए आपके खूंटियों में बंध जाते हैं। तो आपका जो मेरू गुणज तार गहन कार्य तारों को ये ऊपर उठाने के लिए कार्य करते हैं, जिससे क्या है कि तार कसे रहें और तार अच्छे से झनकृत हों, जिससे अच्छे से ध्वनि निकले। तो आपको पता होना चाहिए मेरू अटी और पचीसा क्या है, आपका तारगन क्या रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे परदेश, सारका और सुंदरी और फ्रेट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। परदेश, सारका, सुंदरी और फ्रेट्स। प्राचीन में इसे सारका बोला जाता था, मध्यकाल में सुंदरी और आधुनिक काल में इसे पर्दा बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देखिए आपका शायद एनवीएस में या केवीएस में यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो आपको एक बार इसे पढ़ लेना है। प्राचीन काल में क्या बोला जाता था, सारका।
आपका मध्यकाल में सुंदरी, मध्यकाल में क्या बोला गया, तो सुंदरी। आपका आधुनिक काल में क्या बोला गया, आधुनिक काल में बोला गया पर्दा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फ्रेट्स होते हैं, इंग्लिश में इसको फ्रेट्स बोला जाता है। तो फ्रेट्स इंग्लिश में बोला जाता है। ये आपके प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम है। और आगे हम बात करेंगे गुड़ज। यह तबली पर स्थित होता है। गुड़ज के बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, गुड़ज आपका कहाँ पर होता है, तबली पर स्थित होता है। ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे, सितार दो प्रकार के होते हैं। आपका जो सितार के भाग थे उनसे क्वेश्चन आपका अगर बनेगा तो वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। जनरली आपका भाग से क्वेश्चन नहीं बनता है। बस आपको पता होना चाहिए सितार में आपके इस प्रकार से चीजें अरेंज रहती हैं। अब देखिए, सितार को दो प्रकार से आपका बांटा गया है। एक चल ठाट वाली सितार और एक आपके अचल ठाट वाली सितार। तो ये आपको अचल ठाट वाले कितने होती हैं, चल ठाट वाले कितनी होती हैं, अब इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, जो आपके चल ठाट वाले सितार हैं, पहले चल ठाट वाले सितार में 16 पर्दे होते थे, लेकिन बाद में पर्दों की संख्या 16 से 19 हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आपके चल ठाट वाले सितार हैं इनमें पर्दों की संख्या 16 होती है, 16 से 19 तक आपकी हो सकती है। लेकिन आपके जो अचल ठाट वाले सितार हैं उनमें आपकी पर्दों की संख्या आपकी कितनी रहती है, 20 से 24। अब हम पर्दों की बात करें तो 19 जो पर्दे हैं, देखिए मैं प ध ध नी सा रे ग ग म प ध नी सा रे ग म, इस प्रकार से आपकी 19 पर्दे रहती हैं। हाँ, तो आपको देखिए इनको बस आप नॉलेज के लिए याद कर लीजिएगा, नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा, बाकी आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। अब देखिए, जो 17 वाले जो 17 ठाट वाले सितार होते हैं उनमें धागा को छोड़ देते हैं। अचल ठाट है उसमें आपके 20 से 24 पर्दे होते हैं। अब देखिए आपके 20 से 24 कौन से होते हैं, म प ध नी, आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे क्या है आपको पता लगे कि कौन कौन से पर्दे होते हैं। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है कि अचल ठाट में कितने पर्दे, अचल ठाट वाली सितार में कितने पर्दे होते हैं और चल ठाट वाली सितार में कितने पर्दे आपके रहती हैं। अब आपको जो सितार से क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्टार आप इस पर लगा लीजिएगा। तरब के तार, देखिए तरब के तार सितार में कितने होती हैं, जिन्हें लोहे के तार बोला जाता है। तो सितार में 11 से लेकर के 13 तरब के तार होती हैं। इन 11 से 13 तरब के तारों के लिए 11, कहीं पर 13 भी आपको तरब की खूंटियां मिलती हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए सितार में तरब के तार कितने होते हैं, तो 11 से 13। ठीक है। अब देखिए आपका जो 11 से 13 के बीच में तरब की खूंटियां भी आपको लगी रहती हैं। ये मैंने आपको वहां पर बता दिया था कि किस प्रकार से आपकी खूंटियां रहती हैं। अब देखिए तरब के तारों में विशेषता ये होती है कि ये मुख्य तारों को बजाने पर स्वयं झनकृत होती हैं। तो इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, जो तरब के तार हैं ये स्वयं झनकृत होते हैं। अब देखिए अनुनाद की वजह से तरब के तार स्वयं कंपन करते हैं। क्या करते हैं, तो ये स्वयं आपके कंपन करते हैं अनुनाद के कारण। किसके कारण करते हैं, अनुनाद के कारण। अब देखिए तरब का पहला तार मंद्र आप मंद्र धा से मिलाते हैं। तरब का तो पहला तार होता है उसे मंद्र धा से मिलाया जाता है, वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ से ये भी आपका बन सकता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, मिजराब त्रिकोण नक्की या नक्की, यह प्राय पीतल का बनता है, अनाम का अंगुली में इसे पहनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सितार होता है उसे आपका मिजराब त्रिकोण नक्की नक्की से पाया जाता है, कि आपका अनाम का अंगुली में पहना जाता है। आपका यह पीतल का जनरली रहता है। जो आपका मन का होता है यह बाज के तार से छोटा सा लगा होता है। बाज के तार में जो मन का होता है ये बाज के तार में होता है। बाज का तार क्या होता है उस पर मैं आगे आपसे कंप्लीट चर्चा करने वाला हूँ। देखिए ये इस प्रकार से आपकी रहने वाले हैं। अब यहाँ से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा सितार के तार को लेकर के। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, डबल स्टार आप लगा लीजिएगा। सितार में मुख्य आपके 7 तार होते हैं। तो 7 तार कौन कौन से होते हैं, किस तार को किस स्वर से मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने वाला है। देखिए सितार में आपकी मुख्य 7 तार होती हैं। उनमें पहला तार होता है आपका बाज का तार। पहला तार कौन सा होता है आपका, तो बाज का तार आपका पहला रहता है, वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा इस सितार का पहले तार को क्या नाम दिया जाता है, तो बाज का तार। या बाज का तार आपका मंद्र मध्यम पर मिलाया जाता है। किस कुछ स्वर से, तो मंद्र मध्यम से आपका मिलाया जाता है। मोटाई इसकी 3 आपकी रहती है। देखिए आपको मोटाई फोटाई याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे याद कर सकते हैं, लोहे का बना होता है। जो आपका बाज का तार होता है ये लोहे का बना होता है, मंद्र मध्यम पर आपको मिलाया जाता है, वेरी इंपोर्टेंट। आगे हम बात करेंगे जो दूसरा और तीसरा तार होता है ये आपका जोड़ी का तार होता है। तो दूसरा और तीसरा तार होता है जोड़ी का तार होता है।
ये आपका मंद्र स से मिलाया जाता है। दोनों ही तार आपके मंद्र स से मिलाए जाते हैं। ये आपके पीतल के होते हैं। किसके होते हैं? आपके पीतल के ये तार रहते हैं। अब देखिए इसको आपका खरज का तार भी बोला जाता है। जो आपका दूसरा तीसरा तार है, जो आपका दूसरा और तीसरा तार है, इन्हें आपका खरज का तार भी बोला जाता है। किसका तार? खरज का तार। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला तार आपका किससे मिलाया जाता है? तो पहला तार आपका मंद्र मध्यम से, जिसे बाज का तार बोला जाता है। दूसरा तीसरा तार जोड़ी का तार बोला जाता है, जो आपका सा से मिलाया जाता है, यानी कि मंद्र सा से। चौथा पांचवा तार आपका पंचम का तार होता है। ये आपका मंद्र सप्तक के पंचम से मिलाया जाता है। पांचवा तार आपका अति मंद्र पंचम से मिलाया जाता है, जिसे आपका तरज का तार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका तरज का तार। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। आपका छठवां और सातवां तार आपका चिकारी का तार होता है। छठवां पहला चिकारी का तार, सातवां आपका दूसरा चिकारी का तार, जिसे आपका पपीहा का तार भी बोला जाता है। इन दोनों को आपका पपीहा का तार भी बोला जाता है। देखिए इसे मध्य सफर मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है? मध्य सफर। और आपका जो सातवां तार है इसे तार सापर मिलाया जाता है। ये आपके सितार के 7 तार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा तार के आपके 7 तारों को लेकर। ठीक है, तो आपको इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको आगे आपका टीआरई 3 होने वाला है, उसमें भी आपको क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए जो लोहे के तारों की मोटाई आपकी नंबर बढ़ने के साथ बढ़ती है, पीतल के तारों की मोटाई नंबर बढ़ने के साथ घटती है। तो ये आप जनरली नॉलेज के लिए आप याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम बात करेंगे सितार के प्रहार से उत्पन्न होने वाले समूह। देखिए सितार आपकी 2 प्रकार से रहता है, आकर्ष और अपकर्ष। आकर्ष में आपका क्या होता है? जब तार को मेजराव से प्रहार करके उंगली को बाहर से अंदर की तरफ लाया जाता है। आकर्ष का मतलब होता है बाहर से अंदर की तरफ लाना, कर्ष का मतलब होता है अंदर से बाहर की तरफ ले जाना। बस इसका यही मतलब होता है। आकर्ष में आपका दा बजाया जाता है। कौन सा बजाया जाता है? आपका दा आकर्ष में बजाया जाता है। और आपका जो अपकर्ष होता है उसमें आपका दा का उल्टा होता है। जो आपका आकर्ष होता है इसमें दा का उल्टा होता है। देखिए इसमें क्या होता है? अंदर से बाहर की तरफ आपका प्रहार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से रहने वाला है। इसमें आपका दिर बजाया जाता है, दिर बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? इसमें आपका दिर बजाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट जो रहने वाला है वाद्य तानपुरा। देखिए मैंने आपको बताया था बीपीएससी में आपका जो क्वेश्चन बना था, आपका वो बना था आपका तबला से, तानपुरा से और आपका सितार से। तो इन 3 वाद्यों को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर देना अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं तानपुरा के बारे में। तो देखिए आपको जो तानपुरा रहने वाला है, ये इसका आपका रहने वाला है सिरा या फिर ग्रीवा। जो आपका तानपुरा रहने वाला है, देखिए तानपुरा में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये आपका तानपुरा रहने वाला है। जिस प्रकार से आपका सितार था उसी प्रकार से आपका तानपुरा है। देखिए आपका जो ऊपर वाला भाग है जिसे आपका सिरा या ग्रीवा बोला जाता है, इसमें आपका क्या रहता है? तो आपके तानपुरे के 4 तारों के लिए 4 खूंटियां लगी रहती हैं। 2 खूंटियां ऊपर, 2 आपकी दोनों साइडों में। ये आपकी ऊपर वाले भाग में खूंटियां रहती हैं। अब देखिए खूंटियों के बाद आपका क्या रहता है? देखिए इसमें आपको मैंने बताया था कि तार गहन। आपका जो ऊपर वाला होता है तार गहन, तो नीचे वाला होता है इसे अट्टी या मेरू बोला जाता है। तो ये मैं आपसे बात कर चुका हूँ। अब देखिए यह पूरा का पूरा आपका डांट रहता है। क्या रहता है? आपका डांट रहता है। आपका जो डांट होता है और जो आपका यह पूरा का पूरा तबली रहती है, इसको जोड़ने का कार्य करता है गुल्लू। तो इन्हें दोनों को जोड़ता है, इसको गुल्लू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपका गुल्लू। अब देखिए इसमें आपका रहता है, देखिए तबली में गुड़ज रहता है आपका, यह 2/4 वाला जो वाइट वाला दिख रहा है गुड़ज। नीचे आपका जो दिल वाला दिख रहा है यह मन का रहता है, और नीचे आपका एक खूंटी लगी रहती है, इसको आपका लंगोट बोला जाता है। इस प्रकार से आपका जो तानपुरा है उसका पूरा का पूरा यहाँ पर पार्ट रहता है। देखिए आपका जनरली आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ अरेंज रहती हैं, और किस प्रकार से इनके भाग रहते हैं, किस प्रकार से इनको आपका लगाया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा तानपुरा का वर्णन है। अब देखिए इनके जो डिटेल में हम चर्चा करेंगे, तो डिटेल में हम आगे इसमें देखने वाले हैं। देखिए आपका जो अट्टी मेरू है,
आपका ये तार गहन के नीचे होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था कि आपका जो अट्टी है इसी को मेरू बोला जाता है। ये आपका तार गहन के नीचे होता है, यहाँ पर होता है तार गहन के नीचे होता है। अब देखिए इसमें आपका तानपुरे के तार मेरू के ऊपर से होते हुए गुजरते हैं। ये आपका प्लास्टिक का या फिर हड्डी का बना होता है। किसका? आपका प्लास्टिक का फिर या हड्डी का बना होता है। आगे हम बात करेंगे तार गहन या तानदार। देखिए आपका तानदार होता है, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके अंदर से होकर तार खूंटियों तक जाती है। तार गहन के अंदर से तार खूंटियों तक जाती हैं और आपका मेरू या अटी के ऊपर से तार जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए डांट, आपका डांट क्या रहने वाला है? तुम में से जुड़े लंबे भाग को डांट कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका डांट कहते हैं। यह अंदर से खोखला होता है। खूंटियां, तारगैन, मेरू, यह सब डांट के ऊपर आपके लगे रहती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था डांट क्या होता है। तो ये वाला भाग जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग आपका डांट कहलाता है। यह आपका डांट वाला भाग है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा का पूरा डांट वाला भाग है। देखिए डांट वाले भाग में आपका क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो इसमें आपका खूंटियाँ रहती हैं, आपका तारगन रहता है, अटी मेरू रहता है, डांट आपका चार तार रहता है। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा यहाँ पर आपके डांट में चीज़ें रहती हैं। अब देखिए डांट के बाद आपका आता है गुल्लू, यहाँ पर गुल्लू, यहाँ पर डांट और तुम्बा आपस में जुड़े रहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। तो आपका गुल्लू यहाँ पर गुल्लू कहलाता है। तो ये तबली होता है, तबकली होता है। तबली आपका जो नीचे वाला भाग होता है, जो कि आपका जनरली आपका कद्दू का या फिर लौकी का बना होता है। ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है? आपका तबली। तो ये आपका तबली है। इसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं? गुड़ज, मनका या फिर लंगोट, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर रहती हैं? ये आपकी तबली में रहती हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपका तबली। देखिए तानपुरे में नीचे की ओर आपके चपटे आकार का हिस्सा होता है, जो कि आपके तुम्बे के ऊपर लगा होता है, उसे हम तबली कहते हैं। ठीक है, आपका यह लगभग आपका कद्दू का या फिर लौकी का बना होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट घुड़ज या फिर ब्रिज। तो आपका 4x2 का घुड़ज होता है, जिसके ऊपरी भाग को जवारी बोलते हैं। जवारी के ऊपर एक सूत या धागा लगा होता है, जो मैंने आपको बताया था। और देखिए जो जीवा सूत या धागा होता है उसे जवारी भी बोला जाता है। देखिए जो सूत का प्रयोग तानपुरे की गूंज को स्थिर करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के यहाँ पर बता दूं कि जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए जो घुड़ज दिख रहा है ना, ये घुड़ज है आपका, इसके ऊपर होता है आपका, इसके ऊपर से एक धागा जाता है, ये आपका गूंज बढ़ाने के लिए काम में लाया जाता है। तो ये आपके घुड़ज के ऊपर रहता है। अब देखिए आगे हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट मोती या मन का। तो देखिए आपका जो घुड़ज होता है उसके नीचे एक दिल जैसे लगा रहता है, इस प्रकार का कुछ। तो उसे आपका क्या बोला जाता है? उसे आपका मोती या मन का बोला जाता है। देखिए तानपुरे के तारों की सूक्ष्म अंतर ऊपर या नीचे करने के लिए मनका या मोती का प्रयोग करते हैं। तानपुरा खूंटियों से मिलाया जाता है। देखिए तानपुरा आपका मनका से या मोती से नहीं मिलाया जाता है, तानपुरा आपका खूंटियों से मिलाया जाता है। आपका जो मोती मनका होता है, इसका मतलब क्या होता है? सूक्ष्म इसमें प्रयोग हम करते हैं, जिससे क्या है कि जो गूंज बढ़ सके। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लंगोट। जो नीचे एक आपकी कील रहती है उसे लंगोट बोलते हैं। तुम्बे की पेंदी में लगी हुई कील को लंगोट कहते हैं। इससे प्रारंभ होकर तार ऊपर की ओर जाते हैं। तो आपकी जो लंगोट होता है, इससे तार आपके नीचे बंधे रहते हैं, फिर आपकी खूंटियों तक जाती हैं। देखिए आपका जो आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपका जो रहने वाला है, देखिए यहाँ पर जो नीचे रहता है आपका, यहाँ पर रहता है आपका लंगोट। तो लंगोट आपका कुछ इस प्रकार का रहता है। एक कील रहती है आपकी, बेसिकली क्या होता है आपका कील यहाँ पर रहती है। देखिए यहाँ पर नीचे नीचे यहाँ पर इस प्रकार की कील रहती है। इसमें क्या है कि आपके सभी के सभी चारों तार यहाँ पर बंधे रहते हैं। चारों तार आपका यहाँ से, ये आपका दिल टाइप के रहते हैं, यहाँ पर इसे मन का बोला जाता है। इनसे होते हुए आपके जवारी में, जवारी से आपका घुड़स में होते हुए जाते आपका यहाँ पर यह खूंटियों तक पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये रहता है। अब देखिए ये आपका जो तानपुरा था उसके भाग थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जो आपका तानपुरे में क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा तानपुरे के तार से। देखिए तानपुरे में मुख्य आपके 4 तार रहते हैं। पहला तार आपका पीतल का होता है, जैसे आपका मंद्र पंचम से मिलाया जाता है। किससे मिलाया जाता है? आपका मंद्र पंचम से। देखिए आपका अगर कहीं कहीं पर आपका अगर पंचम वर्जित होता है तो इसे आपका मंद्र मध्यम से मिलाते हैं।
अगर मध्य और पंचम दोनों ही वर्जित होते हैं तो आपका निषाद से मिला। तो आपका पहला तार किससे मिलाया जाता है? पंचम से। पहला तार आपका किससे मिलाया जाता है? पहला तार आपका मंद्र पंचम। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो आपका दूसरा और तीसरा तार है, जिसे आपका जोड़ी का तार बोला जाता है। ये आपका मध्य षडज का तार होता है। किससे मिलाया जाता है? आपका मध्य षडज का तार होता है। चौथा तार आपका क्या होता है? आपका तार जो चौथा तार होता है यह मंद्र सा होता है। कौन सा होता है? आपका मंद्र सा। देखिए, इस प्रकार से आपके चार तार थे, तो आपको अच्छे से इन तारों को देख लेना है। पहला तार आपका मंद्र प से मिलाया जाएगा। अगर मंद्र प वर्जित होगा तो आपका मंद्र मध्यम से मिलाया जाएगा। अगर ये दोनों ही वर्जित होंगे तो आपका निषाद से मिलाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पहला तार मिलाया जाएगा। दूसरा और तीसरा आपका तार होता है जोड़ी का तार जिसे बोला जाता है, उसको आपका षड से मिलाया जाता है। चौथा तार आपका उसे आपका मंद्र स से मिलाया जाता है। इस प्रकार से आपका रहने वाला है प स स, यहाँ पर आपका सा। आपका क्या रहने वाला है? आपका इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है प स। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये आपके तानपुरे के चारों तारों का आपका यहाँ पर रहने वाला है वर्णन। अब देखिए आगे हम इसमें और चर्चा करते हैं। देखिए नियम आपका किस प्रकार से रहने वाला है। पहला तार आपका मध्यमा उंगली से बजाते हैं, बाकी सभी तारों को आपका तर्जनी उंगली से बजाते हैं। मध्यमा उंगली आपका ये वाली, तर्जनी आपकी ये वाली। ठीक है, अब देखिए तानपुरे का सर्वप्रथम वर्णन आपका ओवल ने संगीत पारिजात में किया था। तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि तानपुरे का सर्वप्रथम वर्णन आपको कहाँ पर मिलता है? ओवल जी के द्वारा संगीत पारिजात में। तानपुरे की उत्पत्ति तुमरू ऋषि से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? तुमरू ऋषि से। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तानपुरे की लंबाई 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई 90 सेंटीमीटर होती है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तानपुरे की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 150 और 90 सेंटीमीटर। तानपुरे में कोई सरगम या गीत नहीं बजा सकते हैं। तानपुरे के दो कप होती हैं, अब आपका अनिबद्ध और निबद्ध। तानपुरा सितार सरोद पर्दे लगे होते हैं। तो ये आपके दो प्रकार होते हैं आपके तानपुरे के, अनिबद्ध और निबद्ध। अनिबद्ध में क्या होता है? तानपुरा। निबद्ध में क्या होता है? आपका सितार और सरोद। अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा तानपुरा आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखा गया है। ये आपका 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा है। यह धातु का बना है। डॉक्टर लालमणि मिश्र के नाम पर आपका यह संग्रहालय है। ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो तानपुरा है यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रखा गया है। 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा। डॉक्टर लालमणि मिश्र के नाम से यह आपका संग्रहालय रहने वाला है। देखिए इस प्रकार से आपका जो बीपीएससी का वाद्य वर्गीकरण था, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी को मैंने आपका कवर कर लिया है। देखिए आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में यहीं से आपका वाद्य वर्गीकरण से क्वेश्चन बना था। जो मैंने आपको अभी तक बताया है उसमें से आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको अच्छी से इनको पढ़ लेना है, अच्छे से आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। देखिए इन नोट्स के लिए हमने कुछ फ़ी रखी है, तो आप उस फ़ी को पे कीजिएगा। और उसके साथ साथ हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की है, आपका PYQ, आपका चैप्टर वाइज और आपका फुल लेंथ टेस्ट। तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिससे आप अपने आप को जज कर पाए। इस प्रकार से आपका रहने वाला है पूरा का पूरा वाद्य वर्गीकरण। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और गाइस जिन विद्यार्थियों को अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।